हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशीष कुमार और आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे एक नए लेक्चर में। और आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर में एंटर करेंगे। इससे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक लेक्चर ऑलरेडी आ चुका है जहां पे इंट्रोडक्शन और कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल के ऊपर में हम लोग बात किए थे। आज के इस लेक्चर में हम लोग तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला जो टॉपिक होगा वो होगा इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल potential on working of galvanic cell ये पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे। दूसरा टॉपिक हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले हैं वो है सॉल्ट ब्रिज। किसको कहते हैं? सॉल्ट ब्रिज, इट्स इंपॉर्टेंस एंड इट्स फंक्शन। ये दूसरा टॉपिक हम लोग बात करेंगे। और तीसरा टॉपिक आज का लेक्चर का ये होने वाला है कि हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसको कहा जाता है। तो ये तीन टॉपिक आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं? पहला टॉपिक होगा इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल पोटेंशियल ऑन वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल। दूसरा हम लोग बात करेंगे सॉल्ट ब्रिज, उसका इंपॉर्टेंस और फंक्शन। और तीसरा हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। तो देखो, लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले हम लोग लास्ट क्लास में जो पढ़े थे उसको एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं, फिर हम लोग आज की क्लास में आगे बढ़ जाएंगे। चलो, तो लास्ट क्लास वाला थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े थे? हम लोग ये स्टार्ट किए थे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या क्या जनरल टर्म हम लोग बार बार यूज करेंगे। और उस जनरल टर्म में सबसे पहला जो टर्म आप लोग को सिखाया था वो था इलेक्ट्रोलाइट। सबसे पहला जो टर्म था वो क्या था? इलेक्ट्रोलाइट। हम पूरा डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं, ये हम ऑलरेडी आप लोग को बता चुके हैं, बस हम डिफाइन करते जाएंगे। इलेक्ट्रोलाइट किसको कहा जाता है? वैसा सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर में सेल्फ डिसोसिएशन टेंडेंसी शो करेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो जो सेल्फ डिसोसिएशन शो करता है, सेल्फ डिसोसिएशन इन एक्वस सॉल्यूशन, जो सेल्फ डिसोसिएशन शो करेगा एक्वस सॉल्यूशन में, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। ठीक है, दूसरा हम ये बताए थे कि इलेक्ट्रोलाइट दो तरह का होता है। एक को हम लोग बोल रहे थे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा को हम लोग बोल रहे थे वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं? जो कंप्लीटली डिसोसिएट करेगा एक्वस सॉल्यूशन में उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे, और जो पार्शियली डिसोसिएट करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। उसके बाद हम आप लोग को यह बताए थे कि सेल किसको कहा जाता है। तो सेल के बारे में क्या बताए थे, याद है? कोई भी एक ऐसा कंटेनर जहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा हो या केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा हो, उन सारे कंटेनर को हम लोग सेल कहते हैं। कोई भी कंटेनर जहां पे इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा या वाइस वर्सा, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, उसको हम लोग सेल कहेंगे। अब अगर हम सेल का बात करें ना, तो सेल दो तरह का होता है। और वो दो तरह का क्या क्या है? एक को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और दूसरा जो होता है ना उसको हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। दूसरा को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का बात करें तो इसका दो और नाम हम बताए थे। इसको हम लोग गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल, या फिर इसको वोल्टेइक सेल भी बोलते हैं, वोल्टेइक सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ये दो और नाम है। अच्छा, कभी कभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम लोग डैनियल सेल भी बोलते हैं, मगर हर एक डैनियल सेल अगर बात किया जाए ना तो वो एक एग्जांपल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। ऐसा नहीं बोल सकते कि जितना भी गैल्वेनिक सेल है सबको हम लोग डैनियल सेल बोलते हैं। खास कॉम्बिनेशन जो हम लास्ट क्लास में बताए थे, CuSO4 Zn और ZnSO4, मतलब कॉपर इलेक्ट्रोड और Zn इलेक्ट्रोड, और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होना चाहिए CuSO4 और ZnSO4। तो उस कॉम्बिनेशन से जो गैल्वेनिक सेल बनता है उसी को डैनियल सेल बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद हम ये बताए थे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसको कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, एक ऐसा सेल जहां पे स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होगा और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगा, उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में चूंकि स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है, इसीलिए डेल्टा जी का जो साइन होगा वो कैसा होगा? तुम्हारा नेगेटिव।
जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का अगर बात किया जाए तो एक ऐसा सेल जहां पे नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होगा और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए डेल्टा जी का जो साइन होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव। ये सारा बताने के बाद हम आप लोग को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कंस्ट्रक्शन बताए थे। अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कंस्ट्रक्शन याद कराएं तो हम लोग इस तरह से दो कंटेनर लिए थे, याद है ना, ये पहला कंटेनर और ये अपना दूसरा कंटेनर। इस तरह से हम लोग दो कंटेनर लिए थे। दोनों कंटेनर में हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को फिल करते थे, ठीक है। यहां पे भी हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को फिल करते थे। अगर हम इस सॉल्यूशन में बात करें तो इस सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन था वो था ZnSO4 और इस सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन था वो था CuSO4, ठीक है। दोनों में हम लोग क्या कर रहे थे कि एक एक मेटल का रॉड डाल रहे थे जिसको इलेक्ट्रोड बोलते थे। और मेटल का रॉड डालने का प्रोसेस ये था कि जो तुम्हारा मेटल सॉल्ट में होगा वही रॉड में भी होगा। तो यहाँ पे रॉड जो होगा वो Zn से बना हुआ होगा और यहाँ पे किससे बना होगा, Cu से। इसको हम लोग एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू जोड़ देते हैं और बीच में वोल्ट मीटर डाल देते हैं ताकि यहाँ पे जो भी करंट प्रोड्यूस हो उसका रीडिंग यहाँ से हम लोग को मिल सके। हम लोग ये देखे थे कि कुछ देर के बाद में ये सेल काम करना बंद हो जाता है क्योंकि इधर, ठीक है। फिर एक और चीज हम ये बताए थे कि इस वाला जो हाफ सेल, लेफ्ट वाला जो हाफ सेल है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा और ऑक्सीडेशन में क्या होगा, Zn सॉलिड जो है वो Zn2+ में कन्वर्ट होता है और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। और इधर वाला सेल में चूंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, इसी वजह से Cu2+ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके किसमें बदलता है, Cu सॉलिड में। तो इधर क्या हो रहा है, Zn2+, Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है और कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+ जो है वो इंक्रीज करना शुरू कर रहा है, ठीक है। और इधर Cu2+ Cu में कन्वर्ट हो रहा है तो Cu2+ का जो कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे डिक्रीज करना शुरू कर रहा है। और एक टाइम आएगा जब इधर Zn2+ का कंसंट्रेशन बहुत अधिक हो जाएगा और इधर Cu2+ का कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाएगा और सेल काम करना बंद कर देता है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग इस तरह का एक इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब डालते हैं जिसको हम लोग किस नाम से बुलाते हैं, जिसको हम लोग सॉल्ट ब्रिज के नाम से बुलाते हैं। अगर हम सॉल्ट ब्रिज का बात करें तो सॉल्ट ब्रिज में इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को फिल किया जाता है जो कि दोनों साइड का जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसका आयन को बैलेंस करके रखता है, मतलब दोनों साइड का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को न्यूट्रल करके रखता है। इधर Zn2+ बढ़ रहा है तो इसको डिक्रीज कराएगा और इधर Cu2+ जो है मतलब प्लस चार्ज घट रहा है तो इधर प्लस चार्ज को ये इंक्रीज करेगा। ऐसा नहीं करेगा कि Cu2+ आयन को ही वापस यहां देना शुरू करेगा, बस इधर प्लस बढ़ रहा है तो उसको प्लस को डिक्रीज करेगा और इधर प्लस घट रहा है तो प्लस को इधर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जो हाफ सेल में ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको हम लोग नाम देते हैं एनोड हाफ सेल और जो हाफ सेल में रिडक्शन हो रहा है उसको हम लोग नाम देते हैं कैथोड हाफ सेल। तो ये सब हम आप लोग को लास्ट क्लास में बता चुके थे। आज के इस लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि क्या था, देखो हम लोग सबसे पहला टॉपिक आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, शुरू में ही बता दिए थे, इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल पोटेंशियल ऑन वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल। तो हम लोग देखने वाले हैं इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल पोटेंशियल ऑन वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल। तो अपने अपने नोट्स कॉपी में हेडिंग डाल देना, इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल पोटेंशियल ऑन वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल। अगर हम लोग किसी भी गैल्वेनिक सेल में एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करें, ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल का वर्किंग में क्या इफेक्ट आएगा उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग यहां पे क्या करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक गैल्वेनिक सेल बना लिया जाए तो हम लोग को एक नहीं दो कंटेनर लेना होगा। दोनों कंटेनर में हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को फिल करेंगे। जो हम लोग गैल्वेनिक सेल बनाए थे उसमें पहला वाला जो कंटेनर है उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या था, ZnSO4, और दूसरा वाला जो कंटेनर है उसमें जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फिल करते हैं वो कौन सा होता है, CuSO4। अब दोनों में हम लोग मेटल का रॉड डालेंगे। मेटल का रॉड डालने का प्रोसेस आप लोग को पता ही है, ठीक है। जो सॉल्ट सॉल्यूशन में मेटल होगा वही रॉड में होगा, तो यहां पे रॉड में होगा Zn, जबकि इस
वाला जो इलेक्ट्रोलाइट, इस वाला जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में रॉड डिप करेंगे वो किससे बना हुआ होगा, Cu से। इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू जोड़ देंगे और बीच में हम लोग वोल्ट मीटर डाल देते हैं और बीच में हम लोग अब क्या डाल देंगे, सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, लेफ्ट साइड जो हाफ सेल है उसको नाम देते हैं एनोड हाफ सेल और राइट साइड जो है उसको हम लोग नाम देंगे कैथोड हाफ सेल। इस कॉम्बिनेशन से जो गैल्वेनिक सेल बनता है इसी को हम लोग नाम देते हैं डैनियल सेल। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, डैनियल सेल। और इस डैनियल सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 1.1 वोल्ट होता है। ये भी याद रखना, कभी कभी पूछ लेता है। इस कॉम्बिनेशन से जो गैल्वेनिक सेल बनता है इसी को हम लोग नाम देते हैं डैनियल सेल और डैनियल सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 1.1 वोल्ट होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक एक्सटर्नल पोटेंशियल को अप्लाई करते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल पोटेंशियल के लिए हम लोग एक बैटरी ले लेते हैं। ठीक है, और इसको यहां पे एक्सटर्नल पोटेंशियल, ठीक है, इस वाले सेल में अप्लाई करेंगे। अब हम लोग 3 केस देखते हैं। पहला केस, ये जो तुम्हारा है इसी को हम लोग एक्सटर्नल पोटेंशियल बोल रहे हैं, जिसको ई एक्सटर्नल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और जो तुम्हारा गैल्वेनिक सेल होगा उसका जो पोटेंशियल होगा उसको हम लोग ई सेल से रिप्रेजेंट करेंगे। अब बात को समझना, अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल यानी ई एक्सटर्नल, इसका वैल्यू जो है वो 1.1 वोल्ट से कम हो जाए, ठीक है, अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से क्या हो जाए, कम हो जाए, उस केस में ये सेल वर्क करेगा, सेल विल वर्क। कहने का मतलब क्या है कि ये जो एक्सटर्नल पोटेंशियल तुम अप्लाई किए हो इसका अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1.1 वोल्ट से छोटा हो जाए, मतलब सेल का पोटेंशियल ज्यादा एक्सटर्नल पोटेंशियल कम, तो सेल आराम से वर्क करेगा एस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सेल आराम से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के जैसा वर्क करेगा, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते रहेगा। सेकंड केस हम लोग देख लेते हैं कि अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से ज्यादा हो जाए, अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, उस केस में सेल रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स हो जाएगा कहने का मतलब क्या है, अब ये वाला जो एक्सटर्नल बैटरी है वो सेल को करंट देगा और सेल में जो यहां से जो करंट आएगा वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होते रहेगा। मतलब यहां पे क्या प्रोसेस शुरू हो जाएगा कि बाहर से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेल को दे रहे हैं और सेल उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। मतलब अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से ज्यादा हो जाए तो सेल जो है, सेल विल वर्क एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मतलब सेल रिएक्शन उल्टा हो जाएगा, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के जैसा एक्ट करना शुरू करेगा। और तीसरा केस हम लोग देख लेते हैं, अगर ई एक्सटर्नल 1.1 वोल्ट के इक्वल हो जाए तब क्या होगा। अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल ही तुम्हारा सेल के पोटेंशियल के इक्वल हो जाए तो उस केस में यह सेल काम ही नहीं करेगा, कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, नो करंट विल बी प्रोड्यूस्ड, नो करंट विल बी प्रोड्यूस्ड। तो ये तुम्हारा एक्सटर्नल पोटेंशियल का इफेक्ट होता है ऑन डैनियल सेल। हम क्या क्या बात बताएं, अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल डैनियल सेल के पोटेंशियल यानी 1.1 वोल्ट से छोटा हो जाए तो उस केस में सेल आराम से पहले के जैसा काम करते रहेगा। अगर बड़ा हो जाए तो सेल रिएक्शन उल्टा हो जाएगा, मतलब सेल में बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगा और उसको सेल केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करना शुरू करेगा, मतलब वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के जैसा एक्ट करेगा। नेक्स्ट, अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल डैनियल सेल के पोटेंशियल के इक्वल हो जाए यानी 1.1 वोल्ट के इक्वल हो जाए तो यहां से कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, ना ही अंदर से मतलब एक्सटर्नल पोटेंशियल से सेल के तरफ कोई करंट आएगा, ना ही सेल से एक्सटर्नल पोटेंशियल के तरफ कोई करंट आएगा। तो ये 3 केस याद रखना, कभी कभी एमसीक्यू में इनसे छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है। बात क्लियर है? ठीक है, होप आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में एंटर करते हैं जिससे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो अपना टॉपिक क्या है, तो हम लोग देखने वाले हैं सॉल्ट ब्रिज, इट्स इंपॉर्टेंस एंड फंक्शन। तो अब हम लोग यही स्टार्ट करते हैं, सॉल्ट ब्रिज किसको कहा जाता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है और उसका फंक्शन क्या है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये सेल्फ लिख गया है, ये सॉल्ट होगा, सॉल्ट ब्रिज, इट्स इंपॉर्टेंस एंड फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, अब पहले हम लोग सॉल्ट ब्रिज को अच्छे से समझते हैं, उसके बाद हम लोग डिफाइन करेंगे। अब जब हम गैल्वेनिक सेल बना रहे थे तो गैल्वेनिक सेल में सॉल्ट ब्रिज कैसा था, याद करते हो, इस तरह का एक यू शेप का ट्यूब डालते थे, इसी यू शेप का ट्यूब को हम लोग सॉल्ट ब्रिज नाम देते थे। और यह भी बात बताए थे कि सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है, तो सॉल्ट ब्रिज का काम होता है दोनों जो हाफ सेल है उसका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को न्यूट्रल करके रखना। बात क्लियर है? ठीक है, तो इसी से हम लोग सॉल्ट ब्रिज का डेफिनेशन तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन हो जाएगा सॉल्ट ब्रिज का, तो सॉल्ट ब्रिज बेसिकली एक इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब होता है जिसमें हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को फिल करते हैं, और इस इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को डायरेक्टली नहीं फिल किया जाता है, इस इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को एक पेस्ट के फॉर्म में फिल करते हैं, और पेस्ट बनाने के लिए हम लोग अगर अगर पाउडर का यूज करते हैं। तो कैसे डिफाइन किया जाएगा, salt bridge is basically a inverted U-shaped tube which is filled with inert electrolyte mixed with agar-agar powder which is in semi-liquid state। तो कैसे डिफाइन करेंगे सॉल्ट ब्रिज को, सॉल्ट ब्रिज या फिर इट इज अ इन्वर्टेड U-shaped tube, U-shaped tube which is filled with inert electrolyte। ठीक है, it is a inverted U-shaped tube which is filled with inert electrolyte which is mixed with agar-agar powder which is in semi liquid state। तो ये है सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, तो जब भी आप लोग को एग्जाम में सॉल्ट ब्रिज डिफाइन करने के लिए दिया जाए तो कैसे डिफाइन कर सकते हो, सॉल्ट ब्रिज बेसिकली इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब होता है जिसमें हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को अगर अगर पाउडर के साथ में, जो कि सेमी लिक्विड स्टेट में होता है, उसके साथ मिक्स करके फिल करते हैं। तो ये सॉल्ट ब्रिज है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं सॉल्ट ब्रिज का इंपॉर्टेंस के बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। देखो सॉल्ट ब्रिज का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं क्या क्या फंक्शंस है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंस सॉल्ट ब्रिज का तो ये है कि ये जो है सेल का इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है बाय मेंटेनिंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बेसिकली क्या करता है, सेल का जो भी इंटरनल सर्किट है उसको हम लोग को कंप्लीट करके देता है। तो पहला इसका इंपॉर्टेंस यही हो जाएगा, इट कंप्लीट्स द इंटरनल सर्किट of the cell by maintaining flow of electron। तो ये बेसिकली सेल का इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है बाय मेंटेनिंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इसका पहला इंपॉर्टेंस हो गया। अगर इसका हम सेकंड इंपॉर्टेंस का बात करें तो सेकंड इंपॉर्टेंस क्या है, चलो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इसका सेकंड इंपॉर्टेंस यही है कि ये दोनों जो हाफ सेल होता है, एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल, उसका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को न्यूट्रल करके रखता है। तो नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंस यही है, इट न्यूट्रलाइजेस both
द हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो ये जो दोनों हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसको न्यूट्रलाइज करके रखता है, ये इसका सेकेंड इंपॉर्टेंस है। अगर हम लोग थर्ड इंपॉर्टेंस का बात करें, सॉल्ट ब्रिज का तीसरा इंपॉर्टेंस का बात किया जाए, तो सॉल्ट ब्रिज का थर्ड इंपॉर्टेंस क्या है कि ये लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज करता है। अब ये लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या है वो हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो तीसरा है इट मिनिमाइजेस लिक्विड 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 जंक्शन पोटेंशियल। तो ये इसका तीसरा इंपॉर्टेंस है। तो सॉल्ट ब्रिज का यही तीन इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, ठीक है। पहला, ये सेल का इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है बाय मेंटेनिंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये दोनों हाफ सेल का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करके रखता है। और तीसरा, ये लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को भी मिनिमाइज करता है। अब ये लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या है, चलो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि अगर हम लोग के पास सॉल्ट ब्रिज नहीं होता, बिना सॉल्ट ब्रिज का सेल काम ही नहीं कर सकता है, तो अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं होता तो हम लोग को क्या करना पड़ता। उस केस में हम लोग को एक ही कंटेनर में, जैसे मान लो यहां पे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डाल देते हैं एसपीएम, और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के इधर हम लोग क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को फिल करेंगे और इधर एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को फिल करेंगे, और इसमें हम लोग एक इलेक्ट्रोड को डाल देते हैं। अब तुम लोग को पता है कि लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होगा और इधर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, और इधर रिडक्शन होगा और इधर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो क्या होगा ना कि जो लेफ्ट वाला हाफ सेल है इसके इधर पॉजिटिव चार्ज यहां पे एक्यूमुलेट कर जाएगा और राइट वाला में इधर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट कर जाएगा, और यहां पे चार्ज का एक सेपरेशन हो रहा है वॉल के अलोंग। तो यहां पे एक पोटेंशियल डेवलप होगा, दोनों लिक्विड के जंक्शन पे एक पोटेंशियल डेवलप होगा, उसी को हम लोग लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कहते हैं। अब सॉल्ट ब्रिज आने से क्या होता है कि ये प्लस चार्ज को एक साइड से खत्म करते जाएगा और इधर से माइनस चार्ज को खत्म करते जाएगा। तो यहां पे जो लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल डेवलप होने का थोड़ा बहुत चांस आ रहा है उसको भी ये मिनिमाइज कर देता है। तो ये तुम्हारा सॉल्ट ब्रिज का तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। बात क्लियर है, ठीक है। तो ये तुम्हारा तीन सॉल्ट ब्रिज का इंपॉर्टेंट फंक्शन। तो एक बार हम वापस से बताते हैं, सॉल्ट ब्रिज किसको कहा जाता है, एक इन्वर्टेड यू शेप का ट्यूब होता है जिसमें हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को फिल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इंपॉर्टेंट सॉल्ट ब्रिज का, तो पहला, ये इंटरनल सर्किट को मेंटेन करता है या फिर कंप्लीट करता है बाय मेंटेनिंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये दोनों हाफ सेल का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करता है और लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज करता है। लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल हम लोग किसको बोलते हैं, तो अगर हम लोग यहां पे बात करें तो सॉल्ट ब्रिज अगर नहीं होता तो इस तरह से हम लोग को सेल बनाना पड़ता, ठीक है। या फिर मान लेते हैं ना कि यही तुम्हारा सेल है, दो अलग अलग कंटेनर है, ठीक है। यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डाल के रखे, सॉल्ट ब्रिज नहीं होगा तो इधर प्लस चार्ज ज्यादा हो जाएगा, इधर माइनस चार्ज ज्यादा हो जाएगा, और ये लिक्विड के जंक्शन पे आके एक्यूमुलेट कर जाएंगे। यहीं पे एक पोटेंशियल डेवलप होगा जिसको हम लोग जंक्शन पोटेंशियल के नाम से बुलाएंगे या लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल के नाम से बुलाएंगे। तो जैसे तुम यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज इंसर्ट करोगे, ये प्लस चार्ज को हटा देगा और इधर से माइनस चार्ज को हटा देगा, तो यहाँ पे जो जंक्शन पे पोटेंशियल डेवलप हो रहा था वो खत्म हो जाएगा। बात क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ये देखते हैं कि कंडीशंस फॉर अ इलेक्ट्रोलाइट टू बी यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज में अगर हम लोग को किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को यूज करना है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस है। कंडीशन फॉर अ इलेक्ट्रोलाइट टू बी यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज। अगर हम बात करें कि सॉल्ट ब्रिज में क्या क्या इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग यूज कर सकते हैं, मतलब क्या क्या कंडीशंस है, उसके बारे में बात करते हैं। सॉल्ट ब्रिज में इलेक्ट्रोलाइट यूज करने का सबसे पहला कंडीशन यही है कि जो भी तुम इलेक्ट्रोलाइट को यूज करोगे वो न्यूट्रल होना चाहिए, यानी वो ना तो हाफ सेल के इलेक्ट्रोड के साथ रिएक्ट करना चाहिए ना ही हाफ सेल के इलेक्ट्रोलाइट के साथ रिएक्ट करना चाहिए। द इलेक्ट्रोलाइट used in salt bridge
शुड बी, न्यूट्रल नहीं बोलेंगे, शुड बी इनर्ट। और इनर्ट का मतलब क्या है? दैट इज इट शुड नॉट रिएक्ट विथ, दैट इज इट शुड नॉट रिएक्ट विथ हाफ सेल इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट। तो ये तुम्हारा पहला कंडीशन है सॉल्ट ब्रिज में इलेक्ट्रोलाइट यूज करने का। अगर सॉल्ट ब्रिज में इलेक्ट्रोलाइट यूज करने का सेकंड कंडीशन के ऊपर में बात किया जाए, तो जो भी इलेक्ट्रोलाइट में आयन होगा, इलेक्ट्रोलाइट है तो एक कैटायन होगा और एक क्या होगा? एनायन। तो जो भी आयन होगा उसका आयनिक मोबालिटी सेम होना चाहिए। आयोनिक मोबालिटी, ionic mobility of a cation and anion should be same। बात क्लियर है? ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस है जिसको हम लोग को ध्यान में रखना पड़ता है सॉल्ट ब्रिज में इलेक्ट्रोलाइट को यूज करने का। अगर कुछ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल का बात किया जाए, सम एग्जांपल ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, some example of inert electrolyte। तो क्या क्या एग्जांपल है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का, ये देखो। एक एग्जांपल हम लोग ये बोल सकते हैं KCl, दूसरा ये बोल सकते हैं NH4Cl, KNO3, ठीक है। ये सब कुछ कुछ, एक और है K2SO4। तो ये सब कुछ कुछ एग्जांपल्स है तुम्हारे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का। बात क्लियर हो गया? ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट सॉल्ट ब्रिज, उसका इंपॉर्टेंस और उसका फंक्शंस के बारे में। अब यहां पे एक टर्म हम यूज किए हैं आयनिक मोबालिटी, हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में भी समझ लेते हैं कि आयनिक मोबालिटी किसको कहा जाता है। ठीक है। अब अगर हम आयनिक मोबालिटी का बात करें तो आयनिक मोबालिटी किसको कहते हैं ये समझो। आयनिक मोबालिटी, ठीक है। तो कोई भी आयन पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, उसी को हम लोग बोलते हैं आयनिक मोबालिटी। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय आयंस पर यूनिट टाइम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ under the influence of 1 volt potential difference, under the influence of 1 volt potential difference is known as ionic mobility। इसी को हम लोग आयनिक मोबालिटी बोलते हैं। देखो, अगर हम लोग कैटायन के अमोंग बात करें, अमोंग कैटायन H प्लस हैज या फिर H प्लस आयन हैज हाईएस्ट आयनिक मोबालिटी, ठीक है। दूसरा अगर बात किया जाए अमोंग एनायन OH माइनस आयन हैज हाईएस्ट आयनिक मोबालिटी। ये भी बात याद रख लेना, कभी कभी पूछ लेता है। नेक्स्ट हम लोग ये बात देखे थे कि सॉल्ट ब्रिज में जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे वो इनर्ट होना चाहिए, और इनर्ट होने के लिए उसको ना तो हाफ सेल का इलेक्ट्रोड के साथ रिएक्ट करना चाहिए, ना ही इलेक्ट्रोलाइट के साथ रिएक्ट करना चाहिए। तो ये बात याद रखना, एक इलेक्ट्रोड होता है जो कि है सिल्वर इलेक्ट्रोड के केस में हम लोग KCl इलेक्ट्रोलाइट को कभी भी सॉल्ट ब्रिज में यूज नहीं कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन आप लोग जब बोर्ड वगैरह दोगे तो पूछा जाता है, या फिर कभी कभी रीजन वाला टाइप का जो MCQ क्वेश्चन होता है उसमें भी पूछ लेता है। तो ये बात याद रखना कि विथ सिल्वर इलेक्ट्रोड KCl electrolyte can't be used
can't be used in salt bridge. बात समझ आ गया? With silver electrode, KCl electrolyte can't be used in salt bridge because, ठीक है, Cl minus ion reacts with Ag plus ion forming PPT of AgCl. ठीक है, तो ये था एक कंडीशन. ये पूछा जाता है कि why KCl electrolyte can't be used when silver electrode is used. ठीक है, तो सिंपल सा इसका आंसर यही होगा. ये इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि Cl माइनस आयन Ag प्लस के साथ रिएक्ट करके AgCl का प्रेसिपिटेट बना लेता है. तो ये था मेरा सॉल्ट ब्रिज. एक बार जल्दी से साथ साथ रिपीट कर लो, याद हो जाएगा. सॉल्ट ब्रिज किसको कहते हैं? एक इन्वर्टेड यू शेप का ट्यूब होता है जिसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को अगर पाउडर के साथ जो कि सेमी लिक्विड स्टेट में होगा उसको फिल किया जाता है. इंपॉर्टेंस क्या क्या है? ये इंटरनल सर्किट को मेंटेन करता है या कंप्लीट करता है बाय मेंटेनिंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये दोनों हाफ सेल का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करता है. तीसरा या और सबसे इंपॉर्टेंट, वो लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज करता है. ठीक है, नेक्स्ट कंडीशंस क्या क्या है इलेक्ट्रोलाइट को यूज करने का? पहला इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि भैया जो भी हम लोग इलेक्ट्रोलाइट को यूज करेंगे वो क्या होना चाहिए? इनर्ट होना चाहिए. मतलब ना तो हाफ सेल के इलेक्ट्रोड के साथ रिएक्ट करना चाहिए, ना ही हाफ सेल के इलेक्ट्रोलाइट के साथ रिएक्ट करना चाहिए. दूसरा, इनर्ट होने के साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि दोनों जो आयन होगा, चाहे केटायन और एनायन का बात किया जाए, दोनों का आयनिक मोबिलिटी सेम होना चाहिए. अब वो आयनिक मोबिलिटी सेम इसलिए होना चाहिए ना क्योंकि मान लो कि अगर केटायन का मूवमेंट स्पीड है तो वो एक तरफ का जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है जिधर माइनस चार्ज बढ़ रहा है, मतलब केटायन किधर मूव करेगा? जिधर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए पॉजिटिव मूव करेगा. तो एक साइड का हाफ सेल जल्दी न्यूट्रलाइज हो जाएगा, दूसरा हाफ सेल देर से न्यूट्रलाइज होगा. तो उस केस में सेल अच्छा से काम नहीं करते रहेगा. अगर सेल को पूरे अच्छे से काम करना है तो दोनों हाफ सेल का जो इलेक्ट्रोलाइट है वो एक साथ न्यूट्रलाइज होना चाहिए. और एक साथ न्यूट्रलाइज होने के लिए जो दोनों हाफ सेल में जो सॉल्ट ब्रिज में हम लोग इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे उसका केटायन और एनायन का मूवमेंट सेम होना चाहिए, यानी आयनिक मोबिलिटी सेम होना चाहिए. बात क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में. ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? अब देखो, अगर हम बात करें ना तो किसी भी मेटल रॉड को जब उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप किया जाता है तो दो टेंडेंसी डेवलप होगा या दो कंडीशन हो सकता है. हम क्या बोले? पहले आराम से एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं, फिर हम डेफिनेशन इसका लिखा देंगे. अगर हम लोग कोई एक सॉल्ट सॉल्यूशन लिए और उस सॉल्ट सॉल्यूशन में उसी मेटल का इलेक्ट्रोड को डिप कर दिए तो यहां दो कंडीशन डेवलप हो सकता है. टू कंडीशन होगा. टू कंडीशन. पहला कंडीशन क्या हो सकता है? इस रॉड से, ठीक है, मेटल जो है वो आयन के फॉर्म में सॉल्ट सॉल्यूशन में चला जाएगा, मतलब ऑक्सीडेशन होगा. मान लेते हैं ये रॉड Zn का है और ये सॉल्ट सॉल्यूशन ZnSO4 का है. तो दो कंडीशन हो सकता है. पहला कंडीशन, रॉड से जो मेटल है, ठीक है, वो आयन के फॉर्म में सॉल्ट सॉल्यूशन में चला जाएगा और इलेक्ट्रोड के ऊपर में क्या छोड़ देगा? इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, जो कि इलेक्ट्रोड को नेगेटिवली चार्ज्ड बना देगा. मतलब पहला कंडीशन ये हो सकता है, Zn सॉलिड जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? Zn2 प्लस एक्वस में, और इलेक्ट्रोड में ये दो इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा. मतलब यहां पे तुमको दो इलेक्ट्रॉन दिखाई देने लगेगा. ठीक है, जिसके कारण इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और सॉल्यूशन के ऊपर में कौन सा चार्ज डेवलप कर जाएगा? पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा. ये पहला कंडीशन होगा. दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? मान लो कि हम लोग यहाँ पे CuSO4 का सॉल्यूशन लिए हैं और यहाँ पे Cu का इलेक्ट्रोड है. CuSO4 में Cu2 प्लस आयन होगा. अब Cu2 प्लस आयन जो है वो क्या करेगा? इसको रिड्यूस होना है. तो दूसरा कंडीशन ये हो सकता है, Cu2 प्लस जो है वो दो इलेक्ट्रॉन लेके Cu सॉलिड में बदल जाएगा. मतलब Cu2 प्लस आयन इस इलेक्ट्रोड के ऊपर में डिपोजिट होना शुरू करेगा, जिसके कारण इलेक्ट्रोड हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और सॉल्ट सॉल्यूशन हो जाएगा क्या? नेगेटिव चार्ज. तो दो कंडीशन हो सकता है जब मेटल को उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में डाला जाए. या तो मेटल अपने आयन के फॉर्म में
चेंज होगा और सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर में चला जाएगा, जिसके कारण सॉल्ट सॉल्यूशन पॉजिटिव हो जाएगा और इलेक्ट्रोड क्या होगा, नेगेटिव। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि यहां पे जो तुम्हारा मेटल आयन प्रेजेंट है सॉल्ट सॉल्यूशन में, वो इलेक्ट्रोड के ऊपर में डिपॉजिट होना शुरू करेगा, जिसके कारण इलेक्ट्रोड हो जाएगा पॉजिटिव और सॉल्ट सॉल्यूशन हो जाएगा नेगेटिव। अब देखो इस कंडीशन में वही, इस वाले पहला वाला कंडीशन में अगर बात करें तो इलेक्ट्रोड के ऊपर में नेगेटिव चार्ज हो गया, इलेक्ट्रोड के ऊपर में नेगेटिव और सॉल्ट सॉल्यूशन के ऊपर में पॉजिटिव। तो यहां पे इक्विलिब्रियम के टाइम पे चार्ज का सेपरेशन होगा कि नहीं होगा, होगा। सेम कहानी यहां पे भी देखो, वही कंडीशन डेवलप कर रहा है। अगर हम इलेक्ट्रोड के ऊपर में बात करें तो इलेक्ट्रोड के ऊपर में पॉजिटिव हो जाएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन के ऊपर में नेगेटिव। तो यहां पे भी चार्ज का सेपरेशन होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा। और जहां पे भी चार्ज का सेपरेशन होता है वहां पे पोटेंशियल डेवलप करता है, ठीक है। अब ये पोटेंशियल या फिर ये चार्ज का सेपरेशन किसके अलोंग हो रहा है, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के अलोंग हो रहा है। मतलब इलेक्ट्रोड के चलते यहां पे चार्ज का सेपरेशन हो रहा है। कैसे, इलेक्ट्रोड में नेगेटिव, सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या होगा, पॉजिटिव, और यहीं पे एक वाल प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रोड के वाल के वजह से यहां चार्ज का सेपरेशन होगा। तो जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है उसी को हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जब भी किसी भी मेटल रॉड को उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में डाला जाए तो दो कंडीशन डेवलप कर सकता है। पहला कंडीशन ये होगा कि मेटल रॉड से जो मेटल एटम है वो आयन के फॉर्म में जंप करके सॉल्ट सॉल्यूशन में चला जाएगा और इलेक्ट्रोड हो जाएगा नेगेटिव और सॉल्ट सॉल्यूशन हो जाएगा पॉजिटिव। दूसरा कंडीशन, आयन इलेक्ट्रोड के ऊपर में डिपॉजिट होना शुरू करेगा, जिसके कारण इलेक्ट्रोड हो जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव, ठीक है, इलेक्ट्रोड तुम्हारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और आयन जो तुम्हारा इलेक्ट्रोड हो जाएगा पॉजिटिव और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो जाएगा नेगेटिव। तो इस केस में भी चार्ज का सेपरेशन होगा। अब जहां पे भी चार्ज का सेपरेशन होता है वहां पे पोटेंशियल डेवलप करता है, ठीक है। अब ये चार्ज का सेपरेशन चूंकि इलेक्ट्रोड के अलोंग हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसको नाम देते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब जितना बात हम आपको एक्सप्लेन किए हैं उसी बात को यहां पे हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोले, व्हेनेवर ठीक है, मेटल रॉड is dipped into its own salt solution, then depending upon the tendency to oxidize or reduce, two possibility या फिर two tendency develops, दो टेंडेंसी डेवलप करता है। पहला टेंडेंसी क्या होगा, मेटल आयन या फिर मेटल एटम converts into metal ion and jumps into salt solution, making electrode negatively charged and electrolyte solution positively charged। ये पहला कंडीशन हो गया या पहला टेंडेंसी। दूसरा टेंडेंसी क्या होगा, मेटल आयन from salt solution, metal ion from salt solution accepts electron and gets deposited
metal ion from salt solution accepts electron and gets deposited on electrode, making electrode positively charged and electrolytic solution negatively charged। तो ये हो जाएगा, ठीक है। फिर ऐसा करते करते एक टाइम आएगा जब सेल में इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा। तो एट इक्विलिब्रियम there will be separation of charge between electrode and electrolyte। तो इक्विलिब्रियम के टाइम पे वहां पे चार्ज का सेपरेशन होगा, किसके किसके बीच में, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में, एंड पोटेंशियल विल बी डेवलप्ड। which is known as, ठीक है, जिसको हम लोग किस नाम से बुलाते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। which is known as इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बात क्लियर हुआ ना, ठीक है। अब यहां पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो दो वजह से डेवलप कर रहा है। पहला, मेटल आयन में जब कन्वर्ट हो रहा है, या मेटल आयन किस में कन्वर्ट हो रहा है, मेटल सॉलिड में। अब जब मेटल आयन में कन्वर्ट हो रहा है तो वहां पे प्रोसेस हो रहा है ऑक्सीडेशन, और जब मेटल आयन मेटल सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो वहां पे जो प्रोसेस हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। तो अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेटल के ऑक्सीडेशन के वजह से डेवलप हुआ है तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और अगर रिडक्शन के वजह से डेवलप हुआ है तो उसको बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, वो दो वजह से डेवलप होता है, आइदर ऑक्सीडेशन के वजह से या फिर रिडक्शन के वजह से। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप्स ठीक है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो दो वजह से डेवलप होगा, ऑक्सीडेशन के वजह से और रिडक्शन के वजह से। अगर पोटेंशियल ऑक्सीडेशन के वजह से डेवलप हुआ है तो उसको हम लोग नाम देते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और अगर पोटेंशियल रिडक्शन की वजह से डेवलप हुआ है तो उसको नाम देंगे रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये दो बात है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा या फिर क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल। बट आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है या फिर रिडक्शन पोटेंशियल is known as इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी क्वेश्चन में अगर तुमको बोला है कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब आप लोग समझ जाओ कि वहां पे क्या चीज कैलकुलेट करने बोल रहा है, वहां पे रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करने बोल रहा है, ठीक है। एक और टर्म है जिसको आप लोग को हम समझाते हैं, जो कि है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग किसको कहते हैं, चलो इसके बारे में बात करते हैं। अगर हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बात करें ना, तो वो पोटेंशियल, ठीक है, जो कि स्टैंडर्ड कंडीशन में डेवलप होगा। और स्टैंडर्ड कंडीशन किसको कहते हैं, जब कंसंट्रेशन 1 मोलर हो जाए,
प्रेशर 1 atm हो जाए और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझने से पहले, या फिर हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, द पोटेंशियल डेवलप व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज यूनिटी। मतलब अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन यूनिटी हो, 1 हो, उस केस में सेल में जो पोटेंशियल डेवलप होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल developed at standard condition. ठीक है, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप्ड एट स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन हम लोग किसको कहते हैं? तो स्टैंडर्ड कंडीशन बोला जाता है जब कंसंट्रेशन कितना हो? 1 मोलर, प्रेशर कितना हो? 1 atm, ठीक है, और टेम्परेचर कितना हो? तो टेम्परेचर हो 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन बोलते हैं। तो द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप्ड एट स्टैंडर्ड कंडीशन इज नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। अब स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर ऑक्सीडेशन की वजह से पोटेंशियल डेवलप करेगा तो उसको बोलोगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो एट या फिर इफ पोटेंशियल डेवलप्ड ड्यू टू ऑक्सीडेशन एट स्टैंडर्ड कंडीशन, then it is known as standard oxidation potential। तब उसको हम लोग स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में ना स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को एसओपी से हम रिप्रेजेंट करेंगे। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में ऑक्सीडेशन के वजह से पोटेंशियल डेवलप करे तो उसको हम लोग स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं। अब सेम अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में, ठीक है, रिडक्शन के वजह से पोटेंशियल डेवलप हो, ठीक है, तो इफ पोटेंशियल डेवलप ड्यू टू रिडक्शन एट स्टैंडर्ड कंडीशन देन इट इज नोन एज क्या? तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग किस नाम से बुलाते हैं? तो शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग एसआरपी के नाम से बुलाएंगे। ठीक है, और एक आज का क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं, जो कि जब तक हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ते रहेंगे तब तक काम आते रहेगा। वो क्या है ये देखो, वो उसमें आगे बढ़ने से पहले ये 3 पॉइंट आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वापस से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का अगर बात किया जाए तो आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है एसआरपी, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अगर तुमको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखने बोल रहा है, मतलब समझ जाओ तुमको क्या लिखना है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। बात क्लियर है? ऑक्सीडेशन के वजह से हो रहा है तो उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और रिडक्शन के वजह से स्टैंडर्ड कंडीशन में डेवलप किया तो उसको बोलोगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि फॉर अ सेम मेटल SOP and SRP आर इक्वल। किसी भी सेम मेटल के लिए SOP और SRP दोनों क्या होता है? इक्वल। जस्ट द डिफरेंस इज साइन। बस दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है? तो दोनों के बीच में साइन का डिफरेंस होता है। एक पॉजिटिव होगा, वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। एक पॉजिटिव होता है तो दूसरा क्या होगा? नेगेटिव होगा। कहने का मतलब क्या है ये देखो, अगर हम E0, अच्छा एक और चीज हम यहां पे बताना भूल गए, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसको E0 से रिप्रेजेंट करते हैं।
ई के ऊपर में जीरो तो उसको ई नॉट बोला जाता है। वही अगर हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का बात करें तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग सिंपली ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो तुमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिखाई दे रहा है ना, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ई से। बात क्लियर हुआ ना? ठीक है, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो ई नॉट ओपी बात कर ले रहे हैं। अगर ई नॉट ओपी ऑफ Zn का बात किया जाए तो Zn का ई नॉट ओपी का वैल्यू होता है 0.76 वोल्ट। तो अगर तुमसे ये पूछ ले ई नॉट आरपी ऑफ Zn, ठीक है, तो बस साइन चेंज करके बोल देना -0.76 वोल्ट। तो यही हम यहां पे बताए थे, सेम मेटल का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल सेम होता है, बस साइन क्या करता है? चेंज करता है। एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। होप आप लोग को यहां तक पूरा अच्छा से समझ में आ चुका होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, वो टॉपिक को मैं नेक्स्ट लेक्चर में वापस से रिपीट कर दूंगा। तो इसी के आगे अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं। थैंक यू।